तो आज सेक्शन 60 के बारे में पढ़ते हैं, जो बताता है मोचन क्या होता है। मोचन कहते हैं रिडम्पशन को। रिडम्पशन किसे कहते हैं, पढ़िए। 60 मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। देखिए, मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार। बंधककर्ता कौन होता है महाराज? जो अपनी संपत्ति बंधक रखता है, बंधककर्ता। चलिए, जी। मूलधन के सोध्य हो जाने के पश्चात यानी कि जो पेमेंट पैसे लिए हैं मैंने, इनके शोध पेबल हो जाने के पश्चात किसी भी समय बंधककर्ता का बंधक धन को उपयुक्त समय और स्थान में देने या निवेदित करने पर यह अधिकार होता है कि वह बंधकदार से अपेक्षा करे कि वह क बंधककर्ता को बंधक विलेख और बंधक संपत्ति से संबंधित ऐसी सब दस्तावेजों का प्रदान करे जो बंधकदार के कब्जे में या सक्ति में हो। बस मैंने आपके पैसे लौटा दिए, तो आपके पास मेरे पेपर हैं, मेरी संपत्ति कब्जा है, वो सब आप मुझे वापस करेंगे। ये मेरा अधिकार है, आपका कर्तव्य है। ख जहाँ की बंधकदार बंधक संपत्ति पर कब्जा रखता है वहां बंधककर्ता को उस पर कब्जा प्रदत्त करे। वो कब्जा आप मुझे वापस करें। ग बंधककर्ता के खर्च पर या तो बंधक संपत्ति उसको या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे वह निर्देशित करे प्रति अंतरित करे। यह लेखबद्ध अभिस्वीकृति की ऐसा कोई अधिकार जो बंधककर्ता के उस हित का अल्पीकरण करता है जो बंधकदार को अंतरित किया है, निर्वापित हो गया है, निष्पादित करे और जहाँ की बंधक रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया गया है रजिस्ट्रीकृत कराए। वहां उस संपत्ति को, जो मैंने पैसे संपत्ति दी थी आपको, वो संपत्ति मुझे वापस करें। जो पैसे दिए गए थे मैं आपको लौटा रहा हूँ, उसके बाद जो भी आपके पास है मेरा, वो सब मुझे वापस चाहिए। बिल्कुल कैंसिल किया जाना चाहिए, ताकि आप क्लेम ना कर सके मेरी संपत्ति को। परंतु यह तब जबकि इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार पक्षकारों के कार्य द्वारा या न्यायालय की डिक्री द्वारा निर्वापित न हो चुका हो। परंतु तब जब न्यायालय की डिक्री ना आई हो, यानी मैंने आपके पैसे ना लौटाए, आप न्यायालय के पास गए हो, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तब न्यायालय डिसाइड करेंगे। इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार मोचन अधिकार कहलाता है और उसे परिवर्तित कराने का वाद मोचनवाद कहलाता है। ठीक है, संपत्ति आप वापस नहीं कर रहे पैसे देने के बाद भी, तो मैं क्या करूंगा? मोचन के लिए वाद लाऊंगा, मोचनवाद कहलाएगा। इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी उपबंध को अविधि मान्य कर देने वाली न समझी जाएगी जिसका यह प्रभाव है कि यदि वह समय निकल जाने दिया गया है जो मूलधन के संदाय के लिए नियत है, या यदि ऐसा कोई समय नियत नहीं किया गया है तो बंधकदार ऐसे धन के संदाय या निविदा से पहले युक्तियुक्त सूचना पाने का हकदार होगा। तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बंधकदार को सूचना दूं, भाई मैं आपके पैसे लौटा रहा हूं और मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दीजिएगा। एकदम छूट ना करूं। बंधक संपत्ति के भाग का मोचन। इस धारा की कोई भी बात बंधक संपत्ति के अंश में हितबद्ध किसी व्यक्ति को बंधक मध्य अवशिष्ट सोध्य रकम के आनुपातिक भाग के संदाय पर अपने ही अंश का मोचन कराने का हकदार नहीं बनाएगी। यानी कि मैंने आपसे 20 लाख रुपए लिए और 10 लाख रुपए आपको दे दिए, तो 10 लाख तो बाकी है ना अभी। तो यानी कि 10 लाख रुपए लेके आप मुझे संपत्ति वापस लेने का अधिकारी हो गया। मैं पूरे 20 लाख रुपए जो मैंने आपसे लिए पूरे लौटाऊंगा, तभी आप मुझे संपत्ति वापस करेंगे। केवल वहां के सिवाय जहां की बंधकदार ने, या यदि एक से अधिक बंधकदार है तो ऐसे सब बंधकदारों ने बंधककर्ता के उस अंश को पूर्णतः या भागतः अर्जित कर लिया है। कई सारे बंधकदार हैं, उनमें से किसी एक की पेमेंट चुकाकर उनमें से किसी के पास शेयर है, तो शेयर में वापस ले सकता हूँ अपनी संपत्ति का। चलिए 67 निकालिए एक बार। 67 पुरोबंध या विक्रय का अधिकार। तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधकदार को यह अधिकार है कि बंधक धन के अपने को शोध्य हो जाने के पश्चात। इसका मतलब क्या है? बंधक धन को अपने को शोध्य हो जाने के पश्चात मीन्स मैंने 3 साल के लिए ना से पैसे लिए, 3 साल पूरे हो गए, उसके बाद भी को अगर मैं पैसे नहीं लौटा रहा हूँ, तभी मेरे को सूट फाइल कर सकती हैं। ठीक है, पूर्वबंध का। ठीक, टाइम बार्ड होने के बाद जो टाइम पीरियड है, तो उसके 3 साल के भीतर जो शर्त में है, कभी भी इनके पैसे लौटा सकता हूँ मैं, लेकिन 3 साल बाद ही मेरे ऊपर सूट फाइल करेंगे। इतना क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? 3 साल के बाद ही कर सकती है। महीना जो है मुझे 3 साल के बाद ही मेरे ऊपर सूट फाइल कर सकती हैं कि पैसे मुझे लौटाओ। चलिए दोबारा से। तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो बंधकदार को यह अधिकार है कि
बंधक धन के अपने को शोध्य हो जाने के पश्चात और बंधक संपत्ति के मोचन के लिए डिक्री दी जाने से या बंधक धन चुकाए जाने से या यथा एतस्मिन् पश्चात उपबंधित तौर पर निक्षिप्त किए जाने से पहले किसी भी समय वह न्यायालय से वह डिक्री की बंधककर्ता उस संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा या यह डिक्री की वह संपत्ति बेच दी जाए अभिप्राप्त कर ले। वो न्यायालय से डिक्री प्राप्त करेगा सर, संपत्ति बेच दी जाए ताकि मैं अपने पैसे ले सकूं। चलिए, डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार से आत्यंतिक रूप से विवर्जित होगा, पुरोबंधवाद ये कहलाता कौन सा है। वाद कहलाएगा? पुरोबंधवाद। पीछे हमने क्या पढ़ा? मोचनवाद, ये पुरोबंधवाद है। जी, इस धारा की किसी भी बात से यह न समझा जाएगा कि वह को सशर्त विक्रय वाले बंधकदार से भिन्न या ऐसे विलक्षण बंधक वाले बंधकदार से भिन्न जिसके निबंधन द्वारा वह पुरोबंध कराने का हकदार है। किसी बंधकदार को पुरोबंधवाद संसित करने या किसी भोग बंधकदार को अपनी वैसी हैसियत में या सशर्त विक्रय वाले किसी बंधकदार को अपनी जैसी हैसियत में विक्रय के लिए वाद संसित करने को प्राधिकृत करती है। बस अथवा ये नहीं समझा जाएगा कि वाद ना कर सके, वाद कर सकेगा और आपके पैसे नहीं लौटाए मैंने तो आप मेरे ऊपर सूट करके अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। लेकिन कब? सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, चाहे विलक्षण बंधक है, जो हम बता रहे कंडीशन के साथ जब दिया गया है तो कंडीशन अगर है तो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक, मैंने आपसे कह रखा है 10 साल से पहले मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता, तो 10 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। टाइम बड़ा हो जाएगा तभी आप मेरे ऊपर शूट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा किस्तों में पैसे लौटाऊंगा, तो किस्तें जब तक मैं नहीं दे रहा हूं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आप मेरे पे शूट नहीं कर सकते। मैंने किस्तें ब्रेक कर दी हैं तो आप मेरे पे शूट कर सकते हैं। क्यों नहीं दे रहे आगे किस्तें? चलिए, जी, ग रेल, नहर या अन्य ऐसे संक्रम के जिसके कायम रखने में जनता हितबद्ध है। बंधक उस बंधककर्ता को जो बंधकदार के अधिकार उसके न्यासधारी या विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से धारित करता है और जो संपत्ति के विक्रय के लिए वाद ला सकता है, पुरोबंधवाद संसित करने को प्राधिकृत करती है। ट्रस्ट के ऊपर अगर कोई संपत्ति दी गई तो वहां भी ऐसा बंधकवाद नहीं चलेगा। ठीक है, पुरोबंध का वाद नहीं लाया जाएगा। ग रेल, नहर या अन्य ऐसे संक्रम के जिसके कायम रखने में जनता हितबद्ध है, बंधकदार को पुरोबंध या विक्रय के लिए वाद संसित करने को प्राधिकृत करती है। सरकारी संपत्तियां हैं, इसके ऊपर भी वाद नहीं लाया जा सकता। घ बंधक धन के भाग मात्र में हितबद्ध व्यक्ति को बंधक संपत्ति के तत्सम भाग के संबंध में ही वाद संसित करने को प्राधिकृत करती है, जब तक कि बंधकदारों ने बंधककर्ता की सम्मति से बंधक के अधीन के अपने हितों को विभक्त न कर लिया हो। बंधककर्ता ने सम्मति दे दी है कि भाई अपना अपना शेयर कर लो, फिर बाद में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बंधककर्ता की सम्मति ली जानी आवश्यक है इसमें भी। बंधककर्ता बंधकदार से कह रहा है भाई मैं आपके पैसे अभी लौटा नहीं पा रहा हूँ, ये संपत्ति आप इन्हीं मेरे निर्देश अनुसार अनम को बेच दो। 5 लाख रुपए ले रखे हैं, 10 लाख में संपत्ति बिक रही है, 10 लाख में बेच दो, जो पैसे आएंगे ये आपको दे देंगी। ठीक है, इस तरह से बंधककर्ता रिक्वेस्ट कर रहा है बंधकदार की जरूरत में, महनाज के पास गया, महनाज मुझे पैसे दे दीजिए मेरे मकान बंधक रखकर। अब मैंने इनसे 5 लाख रुपए ले लिए बंधक रख कर। अब महनाज को पैसे की आवश्यकता है तो महनाज उस संपत्ति को बंधक अनम को रख रही है, फिर इनको रख रही है, फिर इनको रख रही है, इनसे पैसे ले रही है। ठीक नहीं, मेरे पास बंधक ही रख रही है ना, बेचते नहीं ना, बंधक रख, सिंपल बंधक रख सकेंगे इसे। चलिए, थर्ड, इस धारा के उपबंध उस बंधकदार के बारे में लागू नहीं होते जिसका कब्जा है या रहा है। उसका कब्जा है या रहा है उस पर लागू नहीं, पेपर ट्रांसफर किए जाते हैं इस तरह से। चलिए, 60B दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार। बंधककर्ता का उस समय तक जब तक उसका मोचन अधिकार बना रहता है यह हक होगा कि बंधक संपत्ति संबंधी जो हक की दस्तावेजें बंधकदार की अभिरक्षा या शक्ति में है उनका निरीक्षण जो मैंने अपने मकान के पेपर महनाज को दिए हैं वो जाकर कभी भी इनसे पूछ सकता हूँ, ले सकता हूँ, देख सकता हूँ, निरीक्षण कर सकता हूँ, इंस्पेक्शन कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। ठीक है मैं साहब। चलिए, उनका निरीक्षण और उनकी प्रतियां या संक्षिप्तियां या उनमें से उद्धरण सब युक्त समों पर
अपनी प्रार्थना और अपने खर्च पर और बंधकदार के तन्निमित क्या बोलेगा सही तन्निमित तन्निमित खर्चों और व्ययों को देकर कर ले। ठीक है, जो बंधकदार के खर्चे हुए होंगे उसको देकर मैं उसका निरीक्षण कर सकता हूँ अपने पेपर्स का, सारी चीज़ों